स्टडी करें कम्युनिटी इकोलॉजी। देखो कम्युनिटी इकोलॉजी में हम पॉपुलेशन कवर कर चुके हैं। अब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाती हैं। हम अपर लेवल पे जा रहे हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी में यहाँ पे दो पॉपुलेशन की बीच का रिलेशनशिप हम देखते हैं। अगर न्यूट्रलिज्म रिलेशनशिप है, न्यूट्रलिज्म मतलब कि पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी दोनों का रिलेशनशिप है जिसमें किसी को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, पॉपुलेशन ए एंड पॉपुलेशन बी। एमेंसलिज्म रिलेशनशिप होता है जिसमें एक पॉपुलेशन तो न्यूट्रल रहती है जिसको ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एक को नुकसान हो रहा होता है, दूसरे को नुकसान हो रहा होता है। कंपटीशन मतलब दोनों को नुकसान हो रहा है, पॉपुलेशन ए एंड पॉपुलेशन बी। और जितने भी ये प्रिडेशन, पैरासाइटिज्म, हर्बीवोर्स इंटरैक्शन, पैरासाइटॉइड, ये सारे जितने भी आ जाते हैं इसमें एक पॉपुलेशन को फ़ायदा होता है एंड एक पॉपुलेशन को नुकसान होता है। पैरासाइटिज्म, प्रिडेशन, हर्बीवोर्स इंटरैक्शन एंड पैरासाइटॉइड, इन सब में यही आ जाता है। और अगर आप कॉमेंसलिज्म देखोगे, कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म में बहुत कंफ्यूजन रहता है। हाउ आई रिमेंबर इट, मैं सिर्फ ए याद कर लेती हूँ कि जो एमेंसलिज्म होता है उसमें नुकसान हो रहा है। ए मतलब नुकसान हो रहा है कि एक को तो दोनों में एक तो न्यूट्रल है ही, कॉमेंसलिज्म में भी एक न्यूट्रल है, लेकिन कॉमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा हो जाता है। और ये जो सिम्बायोसिस होता है ना, म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटो कॉपरेशन, इसमें क्या होता है, दोनों पॉपुलेशन को फ़ायदा होता है। पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन ए एंड पॉपुलेशन बी दोनों को बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो प्रोटो कॉपरेशन एंड म्यूचुअलिज्म, इन दोनों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, बस ये इसमें याद कर लेना क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एमेंसलिज्म, जिसमें एक को कुछ नहीं हो रहा है, न्यूट्रल है, एंड एक को नुकसान हो रहा है। इस कंडीशन में एक स्पीसीज अनइफेक्टेड रहती है, दूसरी स्पीसीज को नुकसान होता है, हार्मफुल होता है दूसरी स्पीसीज के लिए। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो मेराइन डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जो समुद्र में रहते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, वो एक केमिकल सिक्रेट करते हैं, सैक्सीटॉक्सिन। तो ये जो सैक्सीटॉक्सिन होता है ना, ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है, 1000 टाइम ज़्यादा टॉक्सिक होता है कोबरा के टॉक्सिन से अगर हम कंपेयर करें सैक्सीटॉक्सिन। तो ये मेराइन डाइनोफ्लैजिलेट सिक्रेट करते हैं समुद्र के अंदर। ये एक टाइप का न्यूरोटॉक्सिन होता है, ब्रेन में जाके अफेक्ट करता है। सो इस तरीके का मतलब ये एग्जाम्पल है, क्योंकि मेराइन डाइनोफ्लैजिलेट्स अगर ये सिक्रेट कर रहे हैं सैक्सीटॉक्सिन, उनको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो तो बस सिक्रेट कर रहे हैं, वो न्यूट्रल है। लेकिन दूसरी स्पीसीज जो है उसकी वजह से उनको हार्म होता है, वो मर जाता है। तो इनसे दूसरे स्पीसीज को खतरा हो रहा है, उनको हार्मफुल हो रहा है, लेकिन इनको कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एमेंसलिज्म रिलेशनशिप होता है। दूसरा इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं चिनोपोडियम एल्बम एंड जो यूकैलिप्टस होते हैं। चिनोपोडियम एल्बम एंड यूकैलिप्टस जो होता है ना, ये ऐसे पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये सिक्रेट करते हैं एंटीबायोसिस, मतलब बहुत तरीके के ये कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से इनके आसपास ना कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो सकता। अगर कोई होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। सो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर प्लांट स्पीसीज इन सराउंडिंग एरिया, उसको ये प्रिवेंट करते हैं, इनके आसपास नहीं ग्रो कर पाएगा, क्योंकि ये अब सॉइल में ऐसा कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं, दूसरे प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये कैसे है, न्यूट्रल है, बट दूसरे प्लांट को नुकसान हो रहा है, वो ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए हार्मफुल है। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम एमेंसलिज्म बोलते हैं। अगर ये दोनों एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूकैलिप्टस या चिनोपोडियम एल्बम वाले, तो ये किस में आएंगे, एमेंसलिज्म में आएंगे। ठीक है, इस तरीके के। अब हम दूसरा रिलेशनशिप देखते हैं कॉमेंसलिज्म, यानी कि जिसमें एक को फायदा होता है एंड एक न्यूट्रल है। तो इस तरीके का भी रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा अनअफेक्टेड होता है। इसमें हम एग्जाम्पल, इसमें ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ते नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं, जिससे शार्क होती हैं, जो छोटी छोटी फिशेज होती है ना, वो क्या होती हैं, जैसे जो सकर फिश जिनको बोलते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, यानी कि इन पे प्रे बहुत जल्दी अटैक कर देता है छोटे छोटे फिशेस पे। तो सकर फिश इनको बोलते हैं। तो शार्क जो होती है ना, जैसे शार्क राइड कर रही है, तो ये क्या होती है, ये शार्क के ऊपर जो है स्टिक हो जाती है जाके। तो अगर इनको कहीं जाना होता है तो ये शार्क की हेल्प ले लेते हैं, शार्क को पता भी नहीं होता है, तो शार्क के आसपास ये बैठ के जो है अपना राइड करके चली जाती है जहाँ इनको जाना होता है। तो इनको तो बेनिफिट हो रहा है, शार्क की वजह से ये छुप जाती हैं, इन पे अटैक नहीं कर पाता, तो इसलिए प्रेडेटर इन पे अटैक नहीं कर पाता, तो इनको बेनिफिट हो रहा है शार्क की वजह से, क्योंकि शार्क का साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो इसलिए ये प्रोटेक्ट हो जाती है। लेकिन शार्क को कोई फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं है, वो जो है एकदम न्यूट्रल है। तो इस तरीके के फ़ायदे अगर हो रहे हैं तो उसको हम कॉमेंसलिज्म बोलते हैं, कि एक न्यूट्रल है लेकिन दूसरे वाले को उससे बेनिफिट मिल रहा है और अच्छा
अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। जैसे एक और हम ऐसे नॉर्मल एग्जाम्पल अगर समझना चाहें, जैसे लॉयन और टाइगर अगर किसी को मतलब खा जाते हैं तो उनका जो बचा हुआ चीज़ें होती हैं बाद में जो है डॉग या जैकल आके उस फूड को खा जाते हैं, बचे हुए फूड को, उनको तो फ्री में मिल गया क्योंकि मेहनत तो किसकी लगी, लॉयन और टाइगर, उनको कुछ नहीं हो रहा है, वो एकदम न्यूट्रल है, लेकिन उनको फ़ायदा हो जाता है जैकाल को या डॉग को क्योंकि उनको फ्री फूड मिल रहा है एक तरीके से। तो इस तरीके के हम एग्जाम्पल अगर देखें तो वो कॉमेंसलिज्म में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं और इसमें एग्जाम्पल ऑर्चिड्स या एपिफेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो भी इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। और दूसरा अब हम देखते हैं सिम्बायोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्बायोसिस मतलब दोनों को फ़ायदा हो रहा है, बोथ आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। इनमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन, सिम्बायोसिस जो है वो दो टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो एक तरीके का सिम्बायोसिस होता है जिसको अगर हम बोले, पहला होता है प्रोटो कॉपरेशन। सिम्बायोसिस भी दो तरीके का हो सकता है, यानी कि जहाँ पे दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। एक होता है प्रोटो कॉपरेशन। अगर आप प्रोटो कॉपरेशन की बात करोगे ना, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों पार्टनर को बेनिफिट तो हो रहा है लेकिन ये नॉन ऑब्जेक्टिव मैनर में होता है, फैकल्टेटिव मैनर में हो रहा है, यानी कि ये टेम्परेरी है कि भाई इसको भी एक चीज़ चाहिए उसको भी एक चीज़ चाहिए, तो ये आपस में मिलके जो है एक दूसरे को बेनिफिट दे देते हैं। तो इस तरीके के हम रिलेशनशिप को हम बोलते हैं प्रोटो कॉपरेशन। ये एकदम टेम्परेरी होता है, यानी कि जब मन हुआ तो इन्होंने जो है आपस में एक दूसरे की हेल्प कर दी वरना नहीं की, तो ये टेम्परेरी होता है प्रोटो कॉपरेशन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट तो यही होता है। हाँ, दूसरे एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं, जैसे ई कोलाई जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ह्यूमन में, वहाँ पे जो ई कोलाई प्रेजेंट होता है उसको भी वो भी हमें बेनिफिट देता है एंड हमको भी उससे बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो पहला एक ये एग्जाम्पल हो गया। तो कहीं भी ई कोलाई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का अगर एग्जाम्पल आ रहा है यानी कि वो प्रोटो कॉपरेशन का एग्जाम्पल है, टेम्परेरी होता है। दूसरा हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे जो सूडोमोनास होता है एंड जो लेग्यूमिनस प्लांट के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप्ड हो जाता है, ये हमने प्लांट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कैसे सूडोमोनास जो बैक्टीरिया होते हैं और राइजोबियम और वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एक रिलेशनशिप बना लेते हैं फ़ायदे के लिए, तो ये भी एक टेम्परेरी होता है। ठीक है, कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज़ करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट एंड देन बैक्टीरिया आते हैं। तो इस तरीके के अगर ये एग्जाम्पल आता है सूडोमोनास, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है तो सिम्बायोसिस, लेकिन सिम्बायोसिस में भी प्रोटो कॉपरेशन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल होता है सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, सी एनीमोन जो होता है ये क्या होता है, ये स्टेराइल होता है, यानी कि ये मूव नहीं कर पाता, और हर्मिट क्रैब जो होता है उसको प्रेडेशन का डर रहता है। तो ये मूव तो कर पाता है बट इसको प्रेडेशन का डर रहता है। तो इस तरीके से जो हर्मिट क्रैब होता है ना, वो सी एनीमोन को यूज़ कर लेता है और वो तो बच जाते हैं क्योंकि हर्मिट क्रैब अपने ऊपर सी एनीमोन रख लेगा एंड सी एनीमोन जो है वो मूव कर पाएगा क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहा था, और हर्मिट क्रैब जो है वो प्रेडेशन से बच जाएगा। तो इस तरीके के इनके बीच में रिलेशनशिप होते हैं सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब के। तो ये सब हम किसका पढ़ रहे हैं, प्रोटो कॉपरेशन का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। एक और होता है जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ये भी इसमें आ गया, लेग्यूमिनस वाला भी इसी में आ गया फिफ्थ वाले में। सो ये सारे किसके एग्जाम्पल थे, प्रोटो कॉपरेशन। अब हम देखते हैं म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल। सिम्बायोसिस में ही आते हैं, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। अब जो म्यूचुअलिज्म वाला होता है ना, ये दोनों को बेनिफिट हो रहा है लेकिन परमानेंट हो रहा है, यानी कि परमानेंट रिलेशनशिप होता है ये एक तरीके का म्यूचुअलिज्म, यानी कि अगर एक ने भी हटा पीछे तो दोनों की डेथ हो जाएगी, इस तरीके का होता है। प्रोटो कॉपरेशन में क्या था कि अगर मन है ठीक है रिलेशनशिप में है वरना नहीं है, लेकिन म्यूचुअलिज्म में क्या है कि अगर एक भी हट गया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं एक दूसरे पे कि उनकी जो है डेथ हो जाती है। सो इस तरीके का जो होता है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, दोनों को बेनिफिट हो रहा है एंड परमानेंट तरीके का होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रिलेशनशिप बोला जाता है, क्योंकि अगर एक भी लॉस्ट हुआ देन सेकंड जो है वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएगा। और बायोडाइवर्सिटी में जो जितने भी हम लॉस अभी देख रहे हैं वो इसकी वजह से ही हो रहे हैं, म्यूचुअलिज्म की वजह से, क्योंकि अगर एक लॉस होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली लॉस हो जाता है। इट इज़ द मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो टोटली डिपेंड होता है, एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं लाइकेंस।
लाइकेंस जो होता है ना, ये दो पार्टनर इसमें होते हैं लाइकेंस के अंदर, एल्गी होता है और एक फंजाई होता है। एल्गी और फंजाई दोनों आपस में मिलते हैं तो उसको हम लाइकेन बोल रहे हैं। सो जो एल्गी है वो फूड बना सकता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, एल्गी जो है वो फूड बनाता है। और जो फंजाई होता है, उसका जो फंजाई पार्टनर होता है, ये ज़्यादा अमाउंट में होता है फंजाई, ये क्या करता है, ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। तो एक तरीके से फूड एल्गी बना रहा है एंड फंजाई क्या कर रहा है, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, तब जाके ये जो लाइकेंस होते हैं ये दोनों आपस में सर्वाइव कर पाते हैं। एक फूड बना के दे रहा है, एक मिनरल वगैरह वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड मिनरल को, एंड एक फोटोसिंथेसिस करा रहा है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिट होते हैं एंड ये परमानेंट होता है। अगर इनमें से एक ने भी काम करना बंद कर दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं टर्माइट्स और ट्राइकोहिम्फा। टर्माइट्स और ट्राइकोहिम्फा का जो एग्जांपल होता है वो भी म्यूचुअलिज्म में ही आता है। जैसे जो हायर ट्रीज होते हैं उनकी जो वुड होती है ना, वो हमें पता है कि वुड सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो वो जो टर्माइट्स होते हैं ना, वो पॉजिटिवली इंटरैक्ट करते हैं उसके साथ, यानी कि वुड को खा जाएंगे, टर्माइट्स लग जाते हैं अगर वुड में तो उसको खा जाता है। लेकिन वो किसके साथ एसोसिएशन में रहते हैं, ट्राइकोलिम्फा एक प्रोटोजोआ होता है। ट्राइकोलिम्फा जो होता है ना, ये इसको रहने की जगह देता है टर्माइट्स को। एंड टर्माइट्स जो है इन टर्म्स इसको जो है सेल्यूलेज देते हैं, सेल्यूलोज को तोड़ते हैं, वो प्लांट की जो वुड जिसका बना हुआ होता है सेल्यूलोज, टर्माइट्स क्या कहते हैं, उसको तोड़ के सेल्यूलेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो ये ट्राइकोलिम्फा प्रोटोजोआ है, इसको सेल्यूलेज चाहिए एज अ फूड, तो इसको फूड मिल रहा है, सेल्यूलेज मिल रहा है, एंड उसको क्या मिल रहा है, एक रहने की जगह मिल रही है टर्माइट को। तो ये दोनों भी कंप्लीट एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं। टर्माइट एक तरीके का ना पैरासाइटोइड होता है, ठीक है। पैरासाइटोइड हम देखेंगे भी क्या होता है, लेकिन ये पैरासाइटोइड में ही आता है। तो ये जो एग्जाम्पल अगर आप देखो कहीं पे टर्माइट्स और ट्राइकोलिम्फा का, ये भी किस में आ जाता है, म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप में आ जाता है, यानी कि दोनों को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से। एंड दिस इज ऑल्सो परमानेंट टाइप, ये भी परमानेंट टाइप का ही बेनिफिट होता है। अगर टर्माइट ने फूड देना बंद कर दिया तो ट्राइकोहिम्फा जो है उसकी डेथ हो जाएगी, एंड अगर इसने इसको निश नहीं प्रोवाइड करी तब टर्माइट्स की डेथ हो जाएगी। तो ये इस तरीके के एसोसिएशन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। एंड इसके हमने एग्जाम्पल देख लिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कोरल रीफ एंड एल्गी का एग्जाम्पल होता है। फिग फ्री जो होता है, फिग ट्री जो होता है, इट इज़ पॉलिनेटेड बाय वैस्प ओनली, ये भी इसका ही एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। यक्का मोथ जो होता है, मोनोकॉट्स एक्सक्लूसिवली, ये जो पॉलिनेशन होता है इनके अंदर, ये भी इसी का ही एग्जांपल है। अब जो ये म्यूचुअलिज्म होता है, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रॉफिक, एक हैबिटेट। ट्रॉफिक मतलब वही जिसमें वो एक पार्टनर, म्यूचुअलिस्टिक पार्टनर एनर्जी या न्यूट्रिएंट ले रहे हैं दूसरे पार्टनर से। हैबिटेट म्यूचुअलिज्म होता है जिसमें वो रहने की जगह ले रहे हैं, जैसे हमने टर्माइट्स और ट्राइकोलिम्फा में देखा है ना। तो इस तरीके को हम बोलते हैं हैबिटेट म्यूचुअलिज्म। हैबिटेट मतलब जगह ही होती है, म्यूचुअलिस्टिक पार्टनर रिसीव निश और हैबिटेट फ्रॉम अदर पार्टनर। सो इस बेसिस पे हम म्यूचुअलिज्म भी देख लिए। अब हम बात करते हैं पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म, क्योंकि म्यूचुअलिज्म हमारा हो गया दो तरीके का खत्म, सिम्बायोसिस। पैरासाइटिज्म जो होता है जिसमें एक पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, वन इज हार्मफुल। सो गेटिंग बेनिफिट, जो बेनिफिट गेटिंग पार्टनर होता है वो छोटा होता है साइज में, जैसे पैरासाइट हो गया, तो ये पैरासाइटिज्म में यही आ जाता है। और होस्ट हमारा बड़े साइज का होता है। पैरासाइट्स जो होते हैं ना, होस्ट पर डिपेंड करते हैं अपने फूड और शेल्टर के लिए। इंपॉर्टेंट फीचर पैरासाइट के कुछ ये होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, एंड मिनिमम एनर्जी इनको होस्ट से चाहिए होती है। माइल्ड विरुलेंस मतलब उनको ज़्यादा डिपेंड नहीं होते, लेकिन थोड़ी एनर्जी इनको होस्ट से चाहिए होती है। आर सेलेक्टेड स्पीसीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज में हमारा जो ये पैरासाइट्स हैं वो आते हैं। हाईली इवॉल्विंग इन नेचर, एवोल्व होते रहते हैं। अब ये भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अब हम इनके टाइप्स देख लेते हैं। पैरासाइटिज्म में कुछ होते हैं एक्टोपैरासाइट एंड कुछ होते हैं एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं, दे आर नॉट इनसाइड द सेल, मतलब ये सेल के अंदर नहीं जाते हैं बॉडी के, ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, नरिशमेंट ले रहे हैं सरफेस से ही। एक्सटर्नल सरफेस जो होता है ना होस्ट का, वहीं से न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, जैसे लीच हो गई, लाइस हो गई या टिक हो गई, मतलब वो
ह्यूमंस के जैसे ऊपर ही बैठ जाते हैं, वहीं से वो नरिशमेंट ले रहे होते हैं, वो बॉडी के अंदर नहीं एंटर होते हैं। सो इस तरीके के पैरासाइट्स को हम बोलते हैं एक्टो पैरासाइट्स। इनके एडवांटेज क्या होती है ना, मतलब ईजी टू, हम ईजिली इनको हटा सकते हैं एंड रेजिस्टेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। होस्ट इम्यून सिस्टम ईजिली इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपोज कर रहे होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एंड वल्नरेबल टू नेचुरल एनिमीज, यानी कि बाहर से आके कोई भी इनको हटा सकता है एंड मतलब वही जो इसका एडवांटेज है वो इसका डिसएडवांटेज भी है। तो एक्टो पैरासाइट बस याद रखो जो बाहर से ही चीज़ें अपनी ले रहे हैं, नरिशमेंट ले रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं घुसते सेल के। दूसरा अगर हम बात करें एंडो पैरासाइट, नाम से पता चल रहा है एंडो, ये क्या करते हैं अंदर बॉडी के टिश्यू के अंदर घुस जाते हैं, वहीं से नरिशमेंट लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा। तो बस यही होता है इनके एडवांटेज, यही होता है कि ईजी टू फीडिंग एंड सेफ फ्रॉम नेचुरल एनिमीज और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फ्री होते हैं। डिसएडवांटेज है कि वल्नरेबल टू होस्ट इम्यून सिस्टम एंड डिस्पोजल इज मोर डिफिकल्ट। ठीक है, कुछ सोशल पैरासाइट भी होते हैं जैसे कोको एंड क्रो, क्योंकि कोको इज बेनिफिटेड एंड कोको इसमें क्रो जो है इसमें हार्म्ड हो जाता है, कोको इज बेनिफिटेड। कुछ हेमी पैरासाइट्स होते हैं, दिस टाइप ऑफ हैविंग वेल डेवलप्ड फोटोसिंथेटिक सिस्टम होता है, लेकिन इनके पास जाइलम सिस्टम नहीं होता है। इस टाइप के प्लांट जो होते हैं ना, यानी कि हेमी पैरासाइट, इस टाइप में हम ऐसे प्लांट पढ़ते हैं जिनके पास फोटोसिंथेटिक सिस्टम तो है बढ़िया, लेकिन जाइलम सिस्टम नहीं है। जाइलम जो हमारे जो प्लांट के फूड वगैरह को हर एक लीव्स तक पहुंचाता है, वैस्कुलर सिस्टम जो होता है प्लांट का, वो इनके अंदर नहीं होता है। तो इसलिए इस टाइप के प्लांट जो होते हैं ना इस टोटली मतलब डिपेंडेंट होते हैं। तो ये रैटल प्लांट इस तरीके के प्लांट का एग्जांपल आ जाता है। ओके, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे सोशल पैरासाइट्स की बात करी थी, कोको एंड क्रो, एग्जाम्पल इसके होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एग्स जो होते हैं दोनों स्पीसीज के वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन बायोकेमिकली जो है वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हेमी पैरासाइट वो होते हैं दिस टाइप ऑफ प्लांट जिनमें वेल डेवलप फोटोसिंथेटिक सिस्टम होता है, बट जाइलम सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। सो इसलिए जो इस टाइप के प्लांट है वो हमेशा होस्ट पे ही डिपेंड करते हैं, स्पेशली वाटर और मिनरल के लिए, क्योंकि इनके पास जाइलम सिस्टम नहीं होता है, जैसे रेटल प्लांट एंड मिस्ट लियोटी। होलो पैरासाइट्स होते हैं, इन टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इनमें ना तो जाइलम सिस्टम होता है ना ही फोटोसिंथेटिक सिस्टम होता है। सो ये टोटली जो है डिपेंड करते हैं होस्ट पे। इट एब्जॉर्ब बोथ वाटर, मिनरल एंड फूड फ्रॉम द होस्ट। तो ये इनको सारी चीज़ें होस्ट से चाहिए होती हैं, जैसे रेफ्लेशिया एंड डोडर प्लांट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके के पैरासाइट्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रीडेशन पे। देखो, जब हम प्रीडेशन की बात करते हैं ना, प्रीडेशन मतलब वही कि एक को बेनिफिट हो रहा है एंड एक को लॉस हो रहा है। बेनिफिट गेटिंग पार्टनर जो होता है वो लार्ज होता है साइज में, प्रीडेटर बोलते हैं उसको, एंड हार्म करता है अपने पार्टनर को। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हार्म करे, बट मोस्टली। एंड जो हार्म वाला पार्टनर होता है वो जो है स्मॉल साइज का होता है, ज़रूरी नहीं हमेशा हमेशा स्मॉल साइज का ही हो, जिसको हम प्रे बोलते हैं। ठीक है, आइडियल प्रेडेटर जो होते हैं वो जनरलिस्ट होते हैं, दैट इज दे कंज्यूम। जनरलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, जनरलिस्ट हमने पढ़ा था, वो होते हैं जो अपनी फंडामेंटल निश को क्या करते हैं, पीछे भी कर लेते हैं, रियलाइज निश में कन्वर्ट हो जाता है ना। सो लाइक दे आर, जो आइडियल प्रेडेटर होते हैं, दे आर जनरलिस्ट, दैट इज दे कंज्यूम मल्टीपल टाइप ऑफ प्रे ऑर्गेनिज्म। जरूरी नहीं है एक ही प्रे पे डिपेंड हो, मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रे ऑर्गेनिज्म वो क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे हर्बीवोर्स हम देखें वो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं फूड के लिए, जैसे हर्बीवोर्स हो गए। लेकिन जो आइडल प्रीडेटर होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर नॉट स्पेशलिस्ट, दे आर जनरलिस्ट होते हैं वो, यानी कि वो कंज्यूम करते हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रे, सो दे आर जनरलिस्ट। आइडियल प्रेडेटर जो है किल देयर इन मोर और लेस इमीडिएट आफ्टर द कैप्चर। ठीक है, जो आइडियल प्रेडेटर होते हैं वो किल कर देते हैं उनको, मतलब या तो ज़्यादा देर या कम नहीं लगाते, इमीडिएट उसको किल कर देते हैं कैप्चर के बाद, जो आइडियल प्रेडेटर होते हैं। ठीक है, दे किल इमीडिएट आफ्टर दी कैप्चर। डिग्री जो एसोसिएशन होती है प्रे और प्रीडेटर के बीच में वो बहुत कम होती है, लेकिन मोर्टालिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। आइडियल प्रीडेटर की हम बात करें, प्रीडेशन में डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है वो बहुत ही लो होती है, लेकिन मोर्टालिटी रेट बहुत हाई होता है।
ऑप्टिमम फोरेजिंग थ्योरी एक आती है, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो बेनिफिट है ना वो ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट से। बेनिफिट कॉस्ट रिलेशनशिप, बेनिफिट शुड बी मोर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेनिफिट जो है शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉस्ट, दैट इज एनर्जी गेन जो होता है प्रे से वो ज़्यादा होना चाहिए देन द एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन सर्चिंग, कैप्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द प्रे। जितनी एनर्जी उसको ढूंढने में, कैप्चर एंड हैंडल करने में लगी है, उससे ज़्यादा एनर्जी उससे हमें कंज्यूम करनी है। तो ये है बेनिफिट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट से। दिस थ्योरी अप्रोचेज अ डिसीजन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, एंड बेनिफिट जो और कॉस्ट जो होता है वो हम फिटनेस के टर्म में मेजर करते हैं, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। जैसे अगर हम सर्च करें, ठीक है, टाइम एंड एनर्जी, ऐसी कैप्चर में टाइम एनर्जी या हैंडलिंग में टाइम एनर्जी, इसको हम बोलते हैं कि प्रीडेटर्स कॉस्ट। और प्रीडेटर बेनिफिट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एनर्जी गेन फ्रॉम प्रे। सो कॉस्ट हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी, कितना उसमें यूज हुआ है सर्च, कैप्चर और हैंडलिंग में, वो हम कॉस्ट देखते हैं। एंड बेनिफिट देखते हैं इन टर्म ऑफ एनर्जी गेन, कितना हुआ है प्रे से। सो प्रीडेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनर्जी मैक्सिमाइजर एंड एक होता है टाइम मिनिमाइजर। एनर्जी मैक्सिमाइजर मीन्स दे मैक्सिमाइज एनर्जी, यानी कि वो हाई एनर्जी कंटेंट वाले प्रे को जो है खाते हैं, किल करते हैं। हाई एनर्जी कंटेंट, वो एनर्जी मैक्सिमाइज करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन इन अ फिक्स्ड टाइम। एंड टाइम मिनिमाइजर जो होते हैं ये टाइम को मिनिमाइज, ये देखते हैं कि कहाँ पे कम टाइम लग रहा है। सो मिनिमाइज द टाइम नीडेड टू गेन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो जहाँ पे कम टाइम लग रहा होता है तो वो टाइम मिनिमाइज करके देखते हैं, बट वो एनर्जी की क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं टाइम मिनिमाइजर की अगर हम बात करें। सो अगर हम इसको स्टडी करते हैं ना, बेनिफिट को अगर स्टडी करना है, प्रेडेटर की कॉस्ट अगर देखें तो हम टाइम और एनर्जी देखते हैं कितना लग रहा है, एंड बेनिफिट हम देखते हैं कि कितना वो उसको गेन हो रही है प्रे से एनर्जी। एक रिवॉर्ड फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसके अंदर। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रेडेटर इंडिविजुअल्स होते हैं ना, दे आर जस्ट अ बैलेंसर ऑफ प्रे पॉपुलेशन। मतलब हम इनको ऐसे नहीं बोल सकते कि वो प्रे को किल करते हैं, प्रे इंडिविजुअल को। वो क्या होते हैं, बैलेंस करते हैं प्रे पॉपुलेशन और प्रीडेटर पॉपुलेशन। एक तरीके से एक बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट होता है। दे आर जस्ट अ बैलेंसर ऑफ प्रे पॉपुलेशन। जैसे प्रेडेटर की अगर हम बात करें, हमने बोला, और जो आइडल प्रेडेटर होता है हमने अभी बोला, वो क्या होना चाहिए, जनरलिस्ट होना चाहिए, यानी कि वो उसके लिए अमाउंट ऑफ वैरायटी होनी चाहिए, बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए प्रे की, वो एक के लिए स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। तो प्रीडेटर जैसे फर्स्ट टाइम 1000 थे, है ना, देन 600 400, मतलब अगर प्रे की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो प्रीडेटर उसकी पॉपुलेशन को कम करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। एज अ हाई पॉपुलेशन जब होती है ना तो प्रेडेटर उससे अट्रैक्ट होते हैं, देन अनादर वन गेट टाइम टू रिप्रोड्यूस, तब दूसरे वाला जो प्रे होगा वो रिप्रोड्यूस करने लगता है एंड इंक्रीज इन देयर नंबर। फिर सेकेंड टाइम वो उससे अट्रैक्ट होते हैं, फिर जो दूसरे वाला है वो रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस होता रहता है। तो प्रे प्रेडेटर साइकिल इस तरीके से चलती है। देखो यहाँ पे प्रे का नंबर अभी कम है एंड प्रीडेटर भी यहाँ पे कम है। इसके बाद क्या हुआ, प्रे का पॉपुलेशन बढ़ा, प्रीडेटर का पॉपुलेशन अभी कम है, ठीक है। प्रे का पॉपुलेशन बढ़ा, अब प्रे के पॉपुलेशन ने प्रीडेटर के पॉपुलेशन को भी इंटरेक्ट किया, मतलब अट्रैक्ट किया, तो प्रीडेटर का भी पॉपुलेशन बढ़ा। फिर प्रीडेटर ने प्रे को खा लिया, प्रे का पॉपुलेशन कम हो गया। फिर जब प्रे नहीं रहेगा, प्रीडेटर का भी कम हो जाएगा। फिर प्रे रिप्रोड्यूस करेगा, अपना पॉपुलेशन बढ़ाएगा, प्रीडेटर फिर उसके पीछे आएगा। फिर इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, प्रे प्रीडेटर साइकिल। प्रीडेटर्स जो होते हैं ना उनको हम कीटोन स्पीसीज भी बोलते हैं, ये भी देखेंगे कीटोन स्पीसीज, ठीक है। तो इस तरीके की जो साइकिल होती है ना, ये देखने को मिलती है हमें प्रे प्रीडेटर साइकिल में, ठीक है। प्रे हर्बीवोर्स, ठीक है, एंड प्रीडेटर हो गए। सो प्रीडेटर प्रे साइकिल का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का दिखता है। प्रीडेटर पॉपुलेशन डिटरमाइन करती है द अबंडेंस ऑफ प्रे इन इकोसिस्टम, एंड इट इज आइडेंटिफाइड बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ प्रेडेटर इन इकोसिस्टम। सो हम प्रेडेटर की पॉपुलेशन से प्रे कितने हैं ये भी हम पता लगा सकते हैं, वो कितने हैं,
ठीक है, तो उस तरीके से इकोसिस्टम में प्रेडेटर की हेल्प से हम प्रे के अबेंडेंस का भी पता लगा सकते हैं। और को इवोल्यूशन होता है दोनों के बीच में, प्रे और प्रीडेटर के बीच में। प्रीडेटर जो होता है दे मेंटेन डाइवर्सिटी, रिड्यूस एबेंडेंस। प्रीडेटर एक डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखता है, प्रे पॉपुलेशन को रिड्यूस भी करता है। सो प्रे इंडिविजुअल इवॉल्व बिहेवियर फॉर अवॉइडिंग डिटेक्शन एंड कैप्चरिंग बाय प्रीडेटर एंड इंक्रीज देयर ऑन फिटनेस। अब भाई अगर प्रीडेटर इवॉल्व कर रहे हैं मारने के तरीके, तो प्रे भी तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इवॉल्विंग मैकेनिज्म अपने अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, डेवलप कराते हैं। सो प्रीडेटर इंडिविजुअल जो है वो इवॉल्व होते हैं, वेरियस स्ट्रॉन्ग कैप्चरिंग मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं अपने अंदर, जो कि बहुत ही ईजी होता है फॉर कैप्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ प्रे एंड मेक ईजी फॉर कैप्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ प्रे। जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म अगर हम देखें प्रे में, बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म प्रे डेवलप कर लेते हैं। केमिकल डिफेंस जो होता है, कुछ फिशेज होती हैं, अलार्म फिनोमेना जो होता है वो केमिकल डिफेंस होता है ना। एक होता है वार्निंग डिफेंस। एपोसेंसिटिज्म जो होता है ना, ये वार्निंग डिफेंस में आता है। एपोसेनेटिज्म ये क्या होता है, इसमें बॉडी पैटर्न फॉर्म हो जाते हैं। नॉन पॉइजनस एनिमल जो होता है वो पॉइजनस एनिमल जैसा दिखने लगता है, वो अपनी बॉडी पे बॉडी पैटर्न जो है वो फॉर्म कर लेता है। एपोसेंसिटिज्म। सो एपोसेंटिज्म जो होता है ये वार्निंग डिफेंस होता है, एक तरीके का वार्न करते हैं। केमिकल डिफेंस होता है। अलार्म फिनोमेना जो होता है ये प्रे के अंदर होता है, डिफेंस फिनोमेना। क्रिप्टिक कलरेशन जो होता है वो मिमिक्री करते हैं, बैकग्राउंड जैसा मिमिक करने लगते हैं, क्रिप्टिक कलरेशन। फिजिकल डिफेंस तो जैसे कैरफेस होता है टर्टल का, एक्सोस्केलेटन। एक होता है क्यूटिमिडेशन बिहेवियर, जिसमें प्रे जो है वो प्रेडेटर की तरह ही बिहेव करने लगने लगता है, प्रे प्रेडेटर की तरह ही बिहेव करने लगता है, और ग्रुप लिविंग भी होने लगते हैं। सो इस तरीके से प्रे भी इवॉल्व करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम प्रेडेटर। सो ये हमने प्रेडेशन कवर कर लिया। पैरासाइटिज्म हो गया। पैरासाइटॉइड देखते हैं। पैरासाइटॉइड आर सेलेक्टेड स्पीसीज में आता है। ये इनमें भी बेनिफिट एंड एक को बेनिफिट होता है एंड एक को लॉस होता है। एग्जाम्पल जैसे टर्माइट, वो पैरासाइटॉइड ही था। एंड होस्ट प्लांट, ठीक है, बिहेव एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर। सो ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है पैरासाइट्स और प्रेडेटर के बीच में, क्योंकि हमने देखा प्रेडेटर में मोर्टेलिटी का रिस्क हाई होता है एंड एसोसिएशन डिग्री कम होती है, लेकिन और पैरासाइट में लो रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी एंड हाई डिग्री ऑफ एसोसिएशन। लेकिन अगर हम पैरासाइटॉइड की बात करें, पैरासाइटॉइड में दोनों ही चीज़ें हाई होती हैं, हाई डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। ये आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं, दे आर सिमिलर टू पैरासाइट एंड प्रेडेटर से, ठीक है, और इसलिए इनको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। लास्ट हमारा आता है हर्ब एंड हर्बीवोर्स इंटरैक्शन। इनमें दोनों चीजें लो होती हैं, हर्ब एंड हर्बीवोर, वेरी लो डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड नो रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, दोनों ही लो होती है हर्ब एंड हर्बीवोर इंटरैक्शन में। प्लांट इवॉल्व वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म जो कि अवॉइड करते हैं हर्बीवोर्स को। प्लांट भी बहुत सारे इवॉल्व कर लेते हैं। प्लांट डिफेंस भी बहुत टाइप्स के होते हैं, हर्ब्स एंड हर्बीवोर्स। पैरासाइटॉइड्स में दोनों चीजें हाई होती हैं। सो जैसे फिजिकल डिफेंस की अगर हम बात करें, है ना, कुछ बायोकेमिकल डिफेंस, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स जो है वो बना लेते हैं। रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी की अगर हम बात करें तो हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी देखो, जहाँ पे दोनों हाई है पैरासाइटॉइड, दोनों लो है, दैट इज हर्बीवोर्स। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, दोनों चीजें लो, हर्बीवोर्स, दोनों चीजें हाई, पैरासाइटॉइड। अब रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी जहाँ पे ज्यादा होता है एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन कम, प्रेडेशन एंड पैरासाइटोज में डिग्री ऑफ एसोसिएशन ज्यादा होता है एंड रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी कम होता है। तो ये टेबल याद रख रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉम्पिटिशन पे। फिटनेस जो होता है एक इंडिविजुअल का, वो डिक्रीज हो जाना बाय द फिटनेस ऑफ अनदर इंडिविजुअल एक रेसिप्रोकल मैनर में। जनरली कंपटीशन अकर फॉर लिमिटिंग रिसोर्सेज के लिए, जब रिसोर्स कम पड़ जाती है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, बट ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। कंपटीशन मेनली दो टाइप के हम पढ़ते हैं। एक होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी कि जो दो स्पीसीज के बीच में हो रहा हो लिमिटिंग रिसोर्सेज के लिए, ये लेस डेंजरस होता है। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, यानी कि एक ही
स्पीसीज के अंदर हो रहा है। अब ये जो है बहुत ही डेंजरस टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रासेक्सुअल एंड एक होता है इंटरसेक्सुअल। इंट्रासेक्सुअल मतलब स्पेसिफिकली अगर मेट चॉइसेस के लिए हो रहा है तो इंट्रासेक्सुअल, यानी कि सेम सेक्स में अगर हो रहा है तो वो मेट चॉइस के लिए हो रहा है। इंटरसेक्सुअल मतलब वो फूड रिसोर्सेज के लिए होगा, डिफरेंट सेक्स के बीच में अगर हो रहा है तो वो इंटरसेक्सुअल। तो ये इंट्रा स्पेसिफिक होता है विद इन द स्पीसीज। फिर फर्दर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन में। डायरेक्ट कंपटीशन जो होता है इट अकर थ्रू डायरेक्ट फिजिकल फाइट हो जाती है, मेनली फाउंड इन हायर टेक्स ऑफ एनिमल्स जो अपना टेरिटरी मेंटेन करते हैं, सो डायरेक्ट फिजिकल फाइट हो जाती है। इनडायरेक्ट होता है वो एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन के थ्रू होता है। स्पीसीज जो होती है डाया एटम्स की, जैसे एस्टेरोनिला एंड साइनेंड्रा एंड एस्टेरोनिला, सो इनके बीच में ये डायटम्स की स्पीसीज होती है जो सिलिका यूज करती है। सो जो एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइज होता है ये इनडायरेक्ट कंपटीशन हो जाता है रिसोर्सेज के लिए। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट फाइट कर लिया, एंड इसमें भी दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्टेस्ट टाइप, एक होता है स्क्रैम्बल टाइप। स्क्रैम्बल टाइप होता है कि अगर रिसोर्स जो है वो फिक्स्ड है एंड टू इक्वली एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि दो इक्वली एफिशिएंट कंपटीशन है, compete कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए एंड रिसोर्स फिक्स्ड है इस चीज में, एंड दो इक्वली एफिशिएंट लोग जो है आपस में compete कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में। एंड कंपटीशन जो कॉम्पिटिटर compete कर रहा है, देन बोथ कॉम्पिटिटर आपस में क्लैश कर जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, तो रिसोर्स जो है वो कोई तीसरा यूज कर लेता है, थर्ड पॉपुलेशन, दोनों ही क्लैश हो जाते हैं, दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस तरीके का हम बोलते हैं स्क्रैम्बल टाइप। कॉन्टेस्ट टाइप होता है कि अगर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एक फिक्स्ड एरिया में हो रहा है, देन दीज स्पीसीज, यानी कि जिनके पास जो स्पीसीज ज़्यादा बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं, वो स्पीसीज जिनकी डेंसिटी हाई होती है वो ज़्यादा रिसोर्स मैक्सिमाइज कर लेंगे, एक्सप्लॉइट कर लेंगे, एंड जो पुअर डेंसिटी पॉपुलेशन होती है, स्मॉल फैमिली, उनको एलिमिनेट कर देगी। ये होता है कॉन्टेस्ट टाइप की, बड़ी सी कोई फैमिली है उसने सारा रिसोर्स ले लिया है, एंड जो स्मॉल फैमिलीज होती है जिनकी डेंसिटी कम है तो वो जो है एलिमिनेट कर जाती है। ठीक है। इनडायरेक्ट कंपटीशन ये हम बात करते हैं सिनेंड्रा एंड एस्ट्रोनेला में। जैसे ये रहा पॉपुलेशन साइज, तो दोनों ऐसे हो जाती है ग्रो टुगेदर, जो हम इनको एक साथ ग्रो कराते हैं, तो इस केस में जो सिनेंड्रा है वो एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है। सो ये दो स्पीसीज होती हैं डाया एटम्स की, जब ये एक साथ ग्रो करती हैं तो इनमें से एक एलिमिनेट हो जाएगी एंड एक जो है वो कंपटीशन जीत जाती है, तो एक को एलिमिनेट कर देती है। सो दिस इज अबाउट द कंपटीशन के बारे में। अब हम देखते हैं लॉट का वॉल्टेरा मॉडल। ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए बनाया गया है। प्रे प्रेडेशन मॉडल, इट इज मेनली फॉर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड प्रे प्रेडेशन मॉडल। दिस थ्योरी हेल्प इन द प्रेडिक्शन ऑफ कि कंपटीशन का आउटकम क्या होने वाला है, विन और लॉस। ठीक है। तो ये इस चीज में हेल्प करता है लॉट का वॉल्टेरा मॉडल। ठीक है, फैला हो गया। दूसरा को एग्जिस्टेंस। इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर दो स्पीसीज compete कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए, देन एक स्पीसीज विन करेगी एंड दूसरी स्पीसीज जो है वो उसका लॉस होगा। सो अगर को एग्जिस्टेंस इसमें अगर हो रहा है, एक विनर होगी एंड एक जो होगी उसका क्या, वो लॉस्ट हो जाएगी। जैसे ये स्पीसीज 1 है एंड ये स्पीसीज 2 की हम देख रहे हैं। ठीक है। ये जो अल्फा 1 2 लिखा है ना, अल्फा 1 2 को हम बीटा भी बोल सकते हैं। 1 2 का मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ कंपटीशन है और जो इनहिबिटरी इम्पैक्ट है, अमाउंट ऑफ कंपटीशन और इनहिबिटरी इम्पैक्ट सीवियरिटी एक्सर्टेड बाय स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1, यानी कि जो 2 वाली स्पीसीज है, जो 1 2 लिखा है, यानी कि जो 2 वाली स्पीसीज है वो कितना कंपटीशन या इनहिबिटरी इम्पैक्ट लगा रही है 1 पे। ठीक है। इसको हम बोलते हैं बीटा और अल्फा 1 2। और अगर अल्फा 2 1 आ जाता है, यानी कि 1 वाली स्पीसीज कितना इनहिबिटरी कॉम्पैक्ट लगा रही है, इम्पैक्ट लगा रही है 2 पे, इसको हम अल्फा बोलते हैं। सो अल्फा 2 1 मीन्स अल्फा ही, एंड अल्फा 1 2 आ जाएगा तो बीटा बोलेंगे। सो अगर अल्फा 2 1 ज्यादा है 1 2 से, 2 1 मतलब 1 जो इम्पैक्ट लगा रहे हैं 2 पे वो ज्यादा है, तो इसलिए 1 जो है वो जीत जाएगा एंड 2 जो है वो उसका लॉस हो जाएगा। इसी तरीके से, और ये को एग्जिस्टेंस शो करेगा अगर इस तरीके से दोनों दिखते हैं इक्वल हैं। सो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी जो है स्पीसीज वो विन कर रही है, कौन सी ने लॉस किया है, एंड कब ये को एग्जिस्ट कर रहे हैं।
किससे हम पता लगा सकते हैं? लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल से। अब हम बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी जो लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल है, इसने बोला है कि दोज स्पीसीज जिनकी कैरिंग कैपेसिटी हाई होगी वो विनर होगी, एंड वो एलिमिनेट कर देगी जिनकी कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। ये था इस मॉडल के अकॉर्डिंग। इसका मतलब जो हम ग्रोथ मॉडल पढ़ के आए हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो पढ़ा है, जिसमें डी एन बाई डी टी आर एन के माइनस एन बाई के, दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी, इज नॉट इनफ टू कैलकुलेट द ग्रोथ ऑफ द स्पीसीज वन इन प्रेजेंस ऑफ अदर कॉम्पिटिटर स्पीसीज में। सिर्फ हम इससे नहीं कैलकुलेट कर सकते ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट टोटली डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ इनहिबिटरी इम्पैक्ट और कैरिंग कैपेसिटी कितना है। सो जिसका इनहिबिटरी इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एंड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा, इट मस्ट बी विनर एंड एलिमिनेट कर देगी दूसरे स्पीसीज को। सो ग्रोथ रेट ऑफ स्पीसीज वन, सो ये वाला हम जैसे ये देख रहे हैं DN1, ये वाला जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं के माइनस एन बाई के, दोनों जो है बोथ आर नेगेटिव इम्पैक्ट, सो एड एंड सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसको हम। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम ये देखते हैं, ग्रोथ ऑफ स्पीसीज वन इन द प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज टू। ये स्पीसीज वन का ग्रोथ देख रहे हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज टू, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे के माइनस एन अपॉन के, ये हम वन का ही ले रहे हैं, तो इसमें से हम अल्फा 1 2 माइनस करेंगे, यानी कि जो 2 का इम्पैक्ट पड़ रहा है 1 पे वो माइनस कर देंगे, इनटू N2 करेंगे, 2 का जो साइज है। तो ये किसका हुआ? ग्रोथ ऑफ स्पीसीज 1 हुआ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 2। ये है ग्रोथ रेट ऑफ स्पीसीज 2 इन द प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 1। तो 1 जितना इम्पैक्ट लगा रही है वो हम माइनस करेंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले से हम ग्रोथ रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये दो स्पीसीज है, इसमें तो हम सिंपल बता सकते हैं कैरिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, तो ये वाली स्पीसीज जो है वो विन करेगी। और ऐसे ही अगर हम ग्राफ में देखें, यहाँ पे अगर हम देखें K2 जो है 2 वाली स्पीसीज की जो कैरिंग कैपेसिटी वो इतनी है, ठीक है, एंड K1 बाय अल्फा, K1 की इतनी है। K1 की कैरिंग कैपेसिटी अगर हम देखें यहाँ भी ज़्यादा है एंड इस साइड भी K1 की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो स्पीसीज 1 जो है वो जीत जाएगी। ऐसे इसमें अगर हम देखें K1 की कैरिंग कैपेसिटी कम है, K2 की ज़्यादा है, तो K2 ज़्यादा ये जीत जाएगी। एंड इसमें अगर हम देखें K1 की यहाँ है एंड K1, तो इसमें हम को एग्जिस्टेंस देख सकते हैं, K1 इक्वल्स टू K2, दोनों स्पीसीज जो है वो को एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा किसके बारे में? लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल के बारे में। नेक्स्ट टर्म जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं, ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी के बारे में। इसमें ना 2 टॉपिक होते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में हमारे आ जाते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो मेन फीचर होता है कम्युनिटी का, जो हम पढ़ते हैं कम्युनिटी के अंदर। नंबर ऑफ स्पीसीज मोर विल बी द कम्युनिटी स्टेबल, एंड जितनी ज़्यादा स्पीसीज होगी ना, मोर विल बी द कम्युनिटी जो है वो स्टेबल होगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे, ठीक है। तो ये होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे एक ही कंडीशन गिवन है ए एंड बी, यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस कम है, ये 2 कम्युनिटी है। सो मोर स्पीसीज, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, फूड वेब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा एंड बेटर परफॉर्मेंस रहेगा नेचर में। सो स्पीसीज जो है, स्पीसीज रिच कम्युनिटी जो होती हैं ये फंक्शन करती हैं मोर इफेक्टिवली देन द स्पीसीज पुअर कम्युनिटी। सो ऑल इंटरैक्शंस जो है यहाँ पे हमें कम देखने को मिलते हैं, तो स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होती है तो कम्युनिटी ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे ये 2 कंडीशन ले लेते हैं, एक कम्युनिटी ए है एंड कम्युनिटी बी है, फॉरेस्ट है, सीड है। फॉरेस्ट में रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होती हैं, यानी कि चांसेस जो होते हैं सीड के जर्मिनेट होने के वो कम होते हैं। लेकिन गार्डन में जो होता है सीड अच्छे से ग्रो हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है, सीड ग्रो एंड जर्मिनेट, ठीक है, यहाँ पे इसका इन्वेजन पॉसिबल होता है, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज अगर लिमिटेड होती हैं और यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है तो लेस वो कम जर्मिनेट होगा, यहाँ पे जो है वो ज़्यादा जर्मिनेट होता है। अब जो स्पीसीज रिच कम्युनिटी होती है, बेटर रेजिस्ट इन्वेशन बाय इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज, ठीक है। जो स्पीसीज रिच कम्युनिटी होती है ना,
इनके अंदर जो इन्वेजन होता है वो बेटर रेजिस्ट हो सकता है अगर हम कोई दूसरी स्पीसीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दे तो। कंडीशन 3 अगर हम देखें, द नंबर ऑफ स्पीसीज इज यूजुअली greater in tropics as we move from equator to pole, species diversity decreases। देखो, इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है ना वो कम हो जाती है। जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती चली जाएंगी। इक्वेटर पे हमें ज़्यादा डाइवर्स मिलती है, स्पीसीज जो होती हैं वो ज़्यादा डाइवर्स होती है। दूसरा हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। पहला हमने देखा कि जो कम्युनिटी का क्या था, कैरेक्टर्स थे, जो उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स थे, उसमें हमने पहला कैरेक्टर देखा था स्पीसीज डाइवर्सिटी। कम्युनिटी के क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी जहाँ होगी वहाँ आपको कम्युनिटी ज़्यादा स्टेबल मिलेगी। फिर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी जो है वो रिजल्ट की स्पीसीज का टाइप क्या होता है। देयर आर टू वेज टू स्टडी अ कम्युनिटी अगर हमको पढ़नी होती है। एक होता है वर्टिकल स्टडी जिसको हम स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ते हैं। किसी भी प्लेन एरिया पे अगर हमको पढ़ना है तो वहाँ पे डिफरेंट हाइट के स्ट्रेटा होते हैं। प्लांट की इतनी हाइट है, फॉरेस्ट में इतनी हाइट है, इतनी हाइट है। तो इस तरीके से हम इनको क्या कर देते हैं, प्लेन एरिया से अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्टडी, कम्युनिटी को स्टडी करने के लिए। डिफरेंट इन एनिमल स्पीसीज ड्यू टू हाइट, ठीक है, डिफर इन एनिमल स्पीसीज, इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांट हाइट डिफरेंट एनिमल स्पीसीज भी होती हैं, अलग अलग हाइट पे एनिमल स्पीसीज भी अलग अलग तरीके की होंगी। तो ये होता है वर्टिकल स्टडी जिसमें हम हाइट के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। फिर एक होता है हॉरिजॉन्टल स्टडी। हॉरिजॉन्टली अगर जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम बोलते हैं जोनेशन भी बोलते हैं या डिफरेंट जोन बोलते हैं। अगर हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर में हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल स्टडी हो गई। हम एल्टीट्यूड एंड डेप्थ में भी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी इन एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। जैसे एल्टीट्यूड हम देखते हैं वही हाइट वाला कैरेक्टर आ जाता है। जैसे यहाँ पे डेजर्ट कैरेक्टर आ रहा है, देन ग्रासलैंड, देन कॉनिफोर्स एंड पाइन्स, जिम्नोस्पर्म आ गए। इस तरीके से जो हम स्टडी करते हैं ये अलग अलग जोन में डिवाइड कर देते हैं, इनका जोनेशन कर देते हैं। ऐसे अगर हम ओशंस में देखते हैं तो वहाँ पे भी सबसे नीचे ये वाटर बॉडी होती है जहाँ पे लाइट नहीं जाती है, उसको हम एक्वाटिक जोन बोलते हैं। एक बॉटम सबसे नीचे जो होता है उसको बेंथिक जोन बोलते हैं। देन ये हमारा होता है प्रोफंडल जोन जो होता है जिसमें मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर देखने को मिलते हैं, दैट इज प्रोफंडल जोन। एफोटिक जोन हो गया जहाँ लाइट नहीं जाती है। फोटिक जोन हो गया जहाँ पे लाइट पहुंच जाती है। तो लाइट कंपेंसेशन डेप्थ यहाँ पे हम देख सकते हैं फोटिक जोन। एंड ऊपर वाला होता है लिम्नेटिक जोन, हाइड्रोफाइट्स जहाँ रहते हैं, लिम्नेटिक जोन। एंड ये होता है जहाँ एम्फीबियंस रहते हैं। साइड में जो ये एरिया होता है ये होता है लिटोरल जोन। सो लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, फोटिक जोन, प्रोफंडल जोन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर, देन बेंथिक जोन, एंड ये होता है एफोटिक जोन जहाँ लाइट नहीं जा रही। तो इस तरीके से ये जोन मतलब जिसको हम जोन्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं होता है हॉरिजॉन्टल स्टडी। तो कम्युनिटी में हम इन दो तरीके से जो है हम स्टडी कर सकते हैं। अब देखो कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज हमने देखा कि अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं, होती भी अलग अलग टाइप्स की स्पीसीज होती हैं अलग अलग टाइप्स की। जैसे फॉरेस्ट में हम बात करते हैं ओक ट्री, मतलब हैज़ मोर नंबर, जो डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं। जैसे ओक ट्री हो गया ये डोमिनेंट है, जिसका नंबर ज़्यादा होता है वो होती है डोमिनेंट स्पीसीज। जो टॉप प्रीडेटर होता है ना, जो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करता है, उनको हम कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर इनका ज़्यादा हो, लेकिन ये पूरी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। टॉप मोस्ट प्रीडेटर में आते हैं कीस्टोन स्पीसीज जिसको हम बोलते हैं। देन जैसे लाइकेन हो गए, ड्यू टू दीज हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि फॉरेस्ट की हेल्थ कैसी है। अगर आप फॉरेस्ट की हेल्थ हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो इंडिकेटर स्पीसीज जो हमें डिटेक्ट करा सकती हैं। अम्ब्रेला स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिसके ऊपर जो होती है ना बहुत सारी स्पीसीज डिपेंड हो, सो वो आ जाती है अम्ब्रेला स्पीसीज में। एंड फ्लैगशिप स्पीसीज जिराफ आ गए। जैसे फ्लैगशिप स्पीसीज होते हैं स्पीसीज दैट वी कैन जिनको हम दूर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।
फ्लैग, मतलब हम दूर से झंडा देख सकते हैं, इसी तरीके से इसका नाम गिवन है फ्लैगशिप स्पीसीज, ठीक है। सो डोमिनेंट जो ज़्यादा नंबर में होगी, कीस्टोन ज़्यादा नंबर में नहीं होगी, लेकिन ये बहुत ही टॉप मोस्ट प्रीडेटर होते हैं एंड पूरी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं। देन इंडिकेटर स्पीसीज जो हमें उसकी हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, अम्ब्रेला जिस पे दूसरे स्पीसीज डिपेंड है, एंड फ्लैगशिप स्पीसीज जो दूर से ही हम जिनको देख सकते हैं। So most abundant in the community, dominant and present in large numbers. Sometimes on the basis of these forest is given a name. कभी कभी इनके नाम पे जैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी हम दे देते हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटी, इस तरीके से इनके नाम पे दे देते हैं जो ज़्यादा नाम होता है। कीटोन स्पीसीज जो होती है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिगार्डलेस ऑफ इट्स एबिंडेंस। नो नीड टू हैव, मतलब ज़्यादा नंबर में हो ज़रूरी नहीं है। अगर हम इनको हटा देंगे तो पूरा सिस्टम हिल जाता है, इकोसिस्टम। इंडिकेटर स्पीसीज वही जो आइडिया देती है ओवरऑल हेल्थ। देन अम्ब्रेला स्पीसीज जिस पे दूसरी स्पीसीज जो है डिपेंड करती है। इनमें अगर इनका हम रिमूव कर देंगे, डज नॉट कोलैप्स एंटायर इकोसिस्टम, देयर डायरेक्ट कंजर्वेशन लीड टू द डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ अदर। सो इनसे क्या होगा ना, ये ऐसा नहीं है कि इकोसिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाएगा अगर अम्ब्रेला स्पीसीज हट जाएंगी, बट देयर डायरेक्ट, अगर हम इनको कंजर्व करके रखते हैं तो डायरेक्ट प्रोटेक्शन हम दूसरे स्पीसीज का भी कर ही रहे हैं। फ्लैगशिप स्पीसीज जो लार्ज साइज कंजर्व्ड स्पीसीज होते हैं जिसको हम ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो है डिफरेंट स्पीसीज हम देखते हैं कम्युनिटी में, ठीक है। तो कम्युनिटी के अंदर हमने एक तो टाइप ऑफ स्पीसीज देखा, प्लस स्ट्रक्चर वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, एंड एक हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स देखे। ये इसके क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स थे, जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो कम्युनिटी जो है वो स्टेबल होगी, स्पीसीज रिचनेस जितनी ज़्यादा उतनी कम्युनिटी स्टेबल। देन स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टडी हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये था एक और कम्युनिटी के बारे में। सो एक बार हम कंपटीशन के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इसके। अब अगर कोई दोनों को नुकसान हो रही है, हमने देख लेता है ना, सेम स्पीसीज है, सेम फूड है, सेम मेटिंग पार्टनर है, तो इस केस में जो है दोनों के बीच में कंपटीशन हो सकता है। व्हेन टू ऑर्गेनिज्म compete फॉर सिमिलर रिसोर्स, फूड, स्पेस या मेल, दे विल नेगेटिवली अफेक्ट ईच अदर। इट कैन बी इंट्रा और इंटर, ये हम पढ़ चुके हैं, इंट्रा इंटर हो सकता है स्पेसिफिक। देखो टाइप्स ऑफ कंपटीशन जो होता है, इंटरफेरेंस और जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इसको हम इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। डायरेक्टली जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वही सेम रिसोर्स के लिए, स्ट्रॉन्गर वन टेक द एडवांटेज एंड वीकर इंडिविजुअल जो है कैन सर्वाइव अंडर सब ऑप्टिमल कंडीशन, मतलब जो भी कुछ बचा हुआ रहता है उस कंडीशन में वो जी सकता है। ये मोस्ट कॉमन कंपटीशन होता है, इंटरफेरेंस और डायरेक्ट कंपटीशन भी इसको बोलते हैं। दूसरा हम देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन। ऑर्गेनिज्म compete indirectly for the small similar limited resources, each one try to consume as much as it can। तो ये बहुत कम होता है एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि compete कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली compete कर रहे हैं, ठीक है। अपेरेंट कंपटीशन जो होता है ना, इस ये भी इनडायरेक्ट का ही पार्ट है, अपेरेंट कंपटीशन। इन दिस वेयर कॉमन प्रीडेटर, जहाँ पे कॉमन प्रीडेटर होते हैं, प्रीडेटर एक ही है एंड दो स्पीसीज है हमारे पास। इसके इनिशियली 100 मेंबर है एंड इसके भी 100 मेंबर है। रिप्रोडक्शन हुआ 10,000 हो गए एंड इसके 100 थे। सो इफ़ एनी स्पीसीज इंक्रीज इट्स नंबर, देन प्रीडेटर उसके पास जाएंगे जिसका नंबर ज़्यादा होगा। इस केस में दो स्पीसीज डू नॉट compete फॉर द सेम रिसोर्सेज बट दे डू शेयर एट लीस्ट वन कॉमन प्रीडेटर। Here species one harm itself in such a way that another species is being more harmed. This led to the exclusion of one species from the area. So ये second most common indirect होता है। यहाँ पे एक species जो होती है वो इस तरीके से harm कर लेती है खुद को, इस तरीके से कि दूसरे वाले को ज़्यादा harm हो जाए, and this led to the exclusion of one species जो है वहाँ से चली जाती है। मतलब वो जो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर लेता है तो वहाँ पे प्रेडेटर चला जाता है ना, इस तरीके से हो जाता है। सो रिप्रोडक्शन हाई कर लेता है, तो अगर इनके मेंबर मरेंगे तो वो कम हो जाएंगे। सो ये तो अपेरेंट कंपटीशन, ये भी इनडायरेक्ट ही होता है। एक्सप्लॉयटेशन ये भी कम ही होता है। कीस्टोन प्रेडेशन, द रिमूवल ऑफ प्रे स्पीसीज बाय द प्रेडेटर इनडायरेक्टली इंक्रीज द अबंडेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रे स्पीसीज। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट कंपटीशन, ठीक है। इसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं क्योंकि हम कंपटीशन के टाइप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका एरो का मतलब होता है डायरेक्ट इनहिबिशन, ये होता है इनडायरेक्ट एंड देन इनडायरेक्ट इनहिबिशन, एंड ये होता है डायरेक्ट बेनिफिट जब मिल रहा होता है, एंड ये होता है इनडायरेक्ट बेनिफिट। डायरेक्ट बेनिफिट अगर मिल रहा है, इनडायरेक्ट बेनिफिट।
जैसे अगर इंटरफेरेंस वाला कंपटीशन बताए डायरेक्ट में, इसमें तो यही होगा डायरेक्ट, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं ये डायरेक्ट इसको अफेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट इससे इसके साथ compete कर रहा है। अगर एक्सप्लॉयटेशन वाला देखें, एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, बेनिफिट तो इनको डायरेक्ट ही मिल रहा है ना। जैसे एक्सप्लॉयटेशन में हमने देखा कि ये दो स्पीसीज़ है, ए और बी हम बात कर रहे हैं, स्पीसीज़ 1 है एंड ये स्पीसीज़ 2 है, एंड आर हम लेके चल रहे हैं रिसोर्स। तो ये एक रिसोर्स है एंड ये है। सो रिसोर्स से जो बेनिफिट मिल रहा है वो तो डायरेक्ट मिल रहा है दोनों को, लेकिन कंपटीशन क्या है, इनडायरेक्ट है। देखो दोनों में अगर कंपटीशन इनडायरेक्ट है एंड रिसोर्स डायरेक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट, तो वो एक्सप्लॉयटेशन में आ जाता है। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है ना, क्योंकि रिसोर्सेज को बेनिफिट मिल रहा है, ये इसके साथ compete कर रहे हैं एंड दोनों के बीच में इनडायरेक्ट कंपटीशन है। इस तरीके से भी शो हो सकता है। अपेरेंट टाइप जो होता है, जैसे दो स्पीसीज हो गए, यहाँ पे प्रीडेटर हो गया। सो ये जो स्पीसीज है, ये प्रीडेटर को, दोनों स्पीसीज क्या कर रही हैं, प्रीडेटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रीडेटर इसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, प्रीडेटर इसको भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये इसको बेनिफिट दे सकता है, ये इसको बेनिफिट दे सकता है, और दोनों के बीच में इनडायरेक्ट। देखो ये तो समझ में आ रहा है कि इनडायरेक्ट है, ठीक है, तो या तो अपेरेंट होगा या एक्सप्लॉयटेशन होगा। और अगर इनडायरेक्ट है और प्रीडेटर एक ही आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपेरेंट टाइप हो जाएगा। ये भी हमारा अपेरेंट टाइप ही होगा, ठीक है। एंड जो की स्टोन वाला होता है कंपटीशन, उसमें ये होता है कि जैसे प्रीडेटर हो गया, दो स्पीसीज हो गई, दोनों के बीच में डायरेक्ट कंपटीशन हो रहा है, ए बी एंड ए और बी के बीच में डायरेक्ट हो रहा है। प्रीडेटर और एक स्पीसीज के बीच में ज़्यादा होता है, एक के बीच में इनडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है की स्टोन स्पीसीज। तो इस तरीके से डायग्राम से हम देख सकते हैं कि कौन सा कंपटीशन जो है शो करा हुआ है। डायरेक्ट तो सिंपल है, एक्सप्लॉयटेशन वाले में एक ही रिसोर्स से डायरेक्ट बेनिफिट आ रहा है, बेनिफिट डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन कंपटीशन इनडायरेक्ट है। ऐसे ही अपेरेंट टाइप में होता है कि प्रेडेटर और इससे जो हो रहा है डायरेक्ट उनको नुकसान हो रहा है, डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिल रहा है प्रेडेटर को दोनों से, लेकिन कंपटीशन इनडायरेक्ट है। कीस्टोन में प्रेडेटर है, एक से एक पे ही अटैक कर रहा है प्रेडेटर, एक से इनडायरेक्ट अफेक्ट हो रहा है एक से, तो और दोनों के बीच में डायरेक्ट है, तो ये कीस्टोन है। तो ये जो डायग्राम है ना, ये याद रखना है कंपटीशन में, इससे रिलेटेड। हाँ, तो आउटकम ऑफ कंपटीशन वो हमने देख ही लिया है, इंट्रा एंड इंटर स्पेसिफिक कैसा कंपटीशन होता है, ठीक है।